7 सितंबर 2022 को कांग्रेस पार्टी अपने पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक पदयात्रा पर निकली। इस पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी समेत उनके 120 भारत जोड़ो यात्री को 3570 किलोमीटर की दूरी का सफर तय कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाना था, जिसमें वो सफल भी हुए। हालांकि 7 सितंबर 2022 को जहां राहुल गांधी अपनी यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, उसके ठीक 25 दिनों बाद कन्याकुमारी से करीब 2800 किलोमीटर दूर देश के उत्तरी कोने में एक और पदयात्रा निकाली गई, जिसका नाम था जन स्वराज पदयात्रा और इसके सूत्रधार थे प्रशांत किशोर। इस यात्रा की शुरुआत बापू की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण से की गई, जो आज भी जारी है। हालांकि जन स्वराज पदयात्रा अचानक से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसको बहुत पहले से प्लान किया जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि जन स्वराज पदयात्रा क्या है, इसका मकसद क्या है, आजादी से लेकर आज तक हमारे देश में पदयात्रा का क्या इतिहास रहा है। इनके अलावा जानेंगे कि बिहार की राजनीति पर इस पदयात्रा के क्या प्रभाव पड़ सकता है, और सबसे अहम सवाल की इस यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर कौन है और उनका पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और देश के तमाम नेताओं के साथ कैसा संबंध रहा है और उनके जीत में प्रशांत किशोर का की क्या भूमिका रही है। आइए एक एक करके समझते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं नैयर आजम और आप देख रहे हैं आजाद सोच। साल 2014 में राजकुमार हिरानी के निर्देशन में एक फिल्म आई जिसका नाम था पीके, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुआ। इस फिल्म में लीड रोल में आमिर खान थे, जो कि पीके का रोल था। इसी फिल्म से पीके, जो अंग्रेजी का 2 अल्फाबेट है, उसे एक अलग तरह से लोगों में देखा जाने लगा। इधर 2014 में जब देश की सत्ता परिवर्तन हुई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इसी बीच मीडिया में एक नाम खूब सुर्खियों में, और वो नाम था प्रशांत किशोर का, जिनके बारे में मीडिया में कहा गया कि नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका थी। उसी दौरान मीडिया में प्रशांत किशोर को शॉर्ट में पीके कहा जाने लगा और यहीं से पीके पहली बार अपने नए नाम के साथ चर्चे में आए। आगे बात करें उससे पहले थोड़ा प्रशांत किशोर के बारे में जान लेते हैं। 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गाँव में जन्मे प्रशांत किशोर के पिता पेशे से एक डॉक्टर थे और माँ घर की काम काज संभालती थी। बाद में थोड़ी बेहतर शिक्षा के लिए माता पिता के साथ बिहार के बक्सर चले गए और यहीं से स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। फिर इंजीनियरिंग करने हैदराबाद चले गए। उसके बाद पब्लिक हेल्थ क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स करने के बाद ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में यूएनओ में काम करने लगे। पीके की पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई और फिर उन्हें पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिए बिहार में ट्रांसफर कर दिया गया। ये उस वक्त की बात है जब बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। बिहार में पोलियो उन्मूलन अभियान में 2 साल काम करने के बाद फिर उन्हें संयुक्त राष्ट्र में बुला लिया गया। इसके बाद यूएनओ के मुख्यालय में बुलाया गया और बतौर पीके यूएनओ में उन्हें काम करने में उतना मजा नहीं आया। फिर उन्हें अफ्रीका के उत्तर मध्य में 4 डिवीजन में भेजा गया, वहां उन्होंने 4 साल तक काम किया। उसके बाद उन्होंने भारत के समृद्ध उच्च विकास वाले राज्यों में कुपोषण पर एक रिसर्च पेपर लिखा। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक में कुपोषण की स्थिति पर लिखा। इन राज्यों में गुजरात सबसे नीचे था। यह पढ़कर गुजरात के तत्कालीन सीएम और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर को फोन किए और पीके को गुजरात आने के लिए आमंत्रित किए और यहीं से प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी के बीच नजदीकियां बढ़ी, दोस्ती बढ़ी। 2012 में जब मोदी तीसरी बार गुजरात के सीएम बनने के लिए अपनी दावेदारी भर रहे थे, तब उनके लिए पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ही। कहा जाता है कि वो प्रशांत किशोर ही थे जो सोशल मीडिया की ताकत को समझते हुए नरेंद्र मोदी को वहां एक्टिव होने के लिए प्रेरित किए। और साल 2014 में जब आम चुनाव हुआ तो इसमें भाजपा को सोशल मीडिया पर लाने वाले और सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार कराने वाले यानी करने के लिए प्रेरित करने वाले वो प्रशांत किशोर ही थे। मोदी के पीएम बनने के कुछ ही महीनों बाद कुछ बात को लेकर प्रशांत किशोर भाजपा से दूर हो गए। फिर उन मुलाकात राहुल गांधी से हुई और राहुल गांधी के कहने पर प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने लगे। सबसे पहले 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए स्ट्रेटजी बनाए, जिसमें उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। उसके बाद वो 2017 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजी बनाए और वहां भी उन्हें जबरदस्त सफलता मिली और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। उसी दौरान 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पीके कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे, हालांकि वहां उन्हें सफलता नहीं मिली। इस पर पीके कहते हैं कि मेरे बताए गए सिर्फ 20% चीजों पर ही कांग्रेस नेतृत्व ने अमल किया, इसलिए वहां उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि कुछ समय बाद पीके का कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया, लेकिन वो अपना काम करते रहे। इस बार वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के लिए रणनीति बनाए और साल 2019 में आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी को जबरदस्त जीत मिली और आज वो आंध्र के सीएम है। इस वक्त प्रशांत किशोर एक मंझे हुए राजनीतिक कोच माने जाने लगे, एक ऐसा कोच जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए स्ट्रेटजी बनाते तो उस पार्टी की जीत पक्की मानी जाती। अभी तक
पर्दे के पीछे से राजनीतिक खेल खेलने वाले प्रशांत किशोर अब खुद फ्रंट पर आकर खेलने का फैसला किया और 16 सितंबर 2018 को बिहार में सत्ताधारी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए और बहुत जल्द उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष बना दिया गया। कहा जाता है कि फिर एक बार नीतीश कुमार का नारा और 7 निश्चय कार्यक्रम ये सब प्रशांत किशोर का ही आइडिया था। जेडीयू के साथ भी उनका ज्यादा लंबा सफर नहीं रहा और बहुत कम समय के बाद वो जेडीयू से इस्तीफा देकर अपने मूल कार्य यानी चुनावी रणनीतिकार बन गए और साल 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए एनर्जी बनाए और यहाँ भी उनको जबरदस्त सफलता मिली। साल 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाए, जहां उन्हें एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी। इसके बाद खबर चली कि पीके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, जिसको लेकर उनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई मीटिंग्स हुई। प्रशांत किशोर with the Gandhis is this that he met Sonia, Rahul and लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं कि पीके कांग्रेस ज्वाइन करे और वो किसी पार्टी में नहीं गए। इसके बाद 2 मई 2022 का वो दिन जब प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार के वैशाली में जन स्वराज पदयात्रा का नींव रखा गया, जिसको शॉर्ट में समझे तो एक ऐसा पदयात्रा जिसके जरिए समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना और उनको एक लोकतांत्रिक मंच प्रदान करने का प्रयास करना। इनके अलावा स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझना और उसके आधार पर नगरों एवं पंचायतों की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध कर उनके विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करना, यह जन स्वराज पदयात्रा का मकसद है। 2 अक्टूबर 2022 को जब इस पदयात्रा की शुरुआत बापू के कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांव के गांधी आश्रम से हुई तो उस दौरान पीके लोगों को संबोधित करते हुए बोले कि बकौल पीके, मैंने गांधी जयंती पर महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के रास्ते पर अपने अभियान की शुरुआत की है। मैं गांधी जी का छोटा सा अनुयायी हूँ। आपको बताते चले कि इसी गाँव से अप्रैल 1917 में गांधी चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे, जिसके बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अब आते हैं जन स्वराज पदयात्रा पर। जब यहाँ पदयात्रा शब्द मेंशन है तो इससे साफ अर्थ है कि पैदल यात्रा। आप आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हर लोग चाह रहे हैं कि बिहार में बदली हो और बदलाव के लिए विकल्प खोज रहे थे, जो आज प्रशांत किशोर जी ने यह विकल्प पैदल यात्रा चल के लोगों को दिखा दिया है। नमस्कार। इस पदयात्रा के जरिए प्रशांत किशोर बिहार के लगभग सभी पंचायतों में जाएंगे। मकसद साफ है, बिहार में पैदल यात्रा करना। बिहार में कुल 38 जिला और 243 विधानसभा की सीट और 40 लोकसभा की सीट है। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए आपको बिहार जितना ही होगा, क्योंकि बिहार देश का तीसरा सबसे ज्यादा लोकसभा वाला सीट वाला राज्य है। आज जब 2 अक्टूबर को इस पदयात्रा का 1 साल पूरा हुआ है, तब यह यात्रा बिहार के 8 जिला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली और समस्तीपुर से होकर मुजफ्फरपुर पहुंच चुका है। 2 अक्टूबर 2023 को अमित भिलारी के हवाले से द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस यात्रा से अभी तक 6 पूर्व नौकरशाह जुड़ चुके हैं, जिसमें से 2 बीपीएससी स्तर के और 4 यूपी स्तर के अधिकारी रह चुके हैं। इस पदयात्रा के जरिए पीके रोजाना 18 से 22 किलोमीटर पैदल चलते हैं। इस दौरान वो 6 से 7 गाँव और पंचायतों में छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित करते हैं। हजारों लोगों से सीधे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस दौरान उनके साथ वो अकेले नहीं होते हैं, बल्कि सैकड़ों पदयात्री भी उनके साथ होते हैं। पदयात्रा के दौरान उनकी दिनचर्या कुछ इस तरह से होती है कि सुबह 9 बजे अपने टेंट से निकलते हैं और यहीं से उनके दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले स्थानीय पत्रकारों से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की बातचीत करते हैं। 11 बजे अपने तय यात्रा पर निकल जाते हैं। करीब 3 घंटे के सफर के बाद लगभग 2 बजे के आसपास भोजन के लिए कहीं रुकते हैं। आमतौर पर यह भोजन किसी स्कूल में व्यवस्था की जाती है। भोजन के बाद करीब आधे घंटे विश्राम करते हैं, फिर आगे यात्रा पर निकल जाते हैं। यह सिलसिला रात के 8 बजे तक चलता है। इसके बाद रात का खाना खाते हैं और अगले दिन कार्यक्रम का जायजा लेकर टेंट में विश्राम करने चले जाते हैं। पदयात्रा के दौरान जब वो छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित करते हैं तो उनके निशाने पर बिहार सरकार, उनके कामकाज और बिहार के नेता हो, परिवारवाद, बिहार के लोगों का पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जाति आधारित राजनीति पर नेताओं को घेरते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जाति आधारित राजनीति, संप्रदाय के आधार पर राजनीति और परिवारवाद आपके लिए कितना खतरनाक है या फिर बिहार के लिए कितना खतरनाक है। इस आधार पर वोट मत कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर वोट कीजिए। इस दौरान वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को के विकास कार्यों को खुली चुनौती देते हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में कहते हैं कि 9वीं पास लालू यादव का लड़का मंत्री बन सकता है, लेकिन आम आदमी का लड़का चपरासी भी नहीं बन सकता। ये कैसा इंसाफ है? ऐसे वो सवाल उठाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या जन स्वराज पद यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है, इस पर वो कहते हैं कि बिहार के लोगों से पूछेंगे क्या जन स्वराज अभियान को राजनीतिक दल बनाना चाहिए या नहीं। लोगों का जिस हिसाब से रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से हम आगे देखेंगे, आगे सोचेंगे। अभी तक ये अभियान है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार और नरेंद्र मोदी से लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं को अपनी रणनीति के दम पर चुनाव जिता चुके हैं। इस काम में उनके साथ आईपैक की पूरी टीम होती है। यह मैं आईपैक के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बल्कि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की जगह हो और देश के गवर्नेंस पर भी बात की जा सके। कंपनी मूलतः राजनीतिक पार्टी और नेताओं के लिए रणनीति तैयार करती है। इसके लिए कंपनी के कई अलग अलग विंग्स यानी डिपार्टमेंट्स हैं। अभी जब प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा कर रहे हैं तो इस दौरान वो बिहार के लोगों के लिए और खास तौर से युवाओं के लिए कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें एक प्रोग्राम का नाम है बात बिहार की और दूसरा है यूथ इन पॉलिटिक्स प्रोग्राम। मतलब ये जो प्रोग्राम ये शामिल है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक बात बिहार की प्रोग्राम से 12 लाख लोग जुड़ चुके हैं। वहीं यूथ इन पॉलिटिक्स से करीब 14 लाख लोग जुड़ चुके हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं उसको देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और वैसे भी हमारे देश में राजनेताओं का पदयात्रा से बहुत गहरा नाता रहा है। आजादी से पहले गांधी जी दांडी यात्रा पर निकले थे। आजादी के बाद 1977 में आम चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी पदयात्रा पर निकली थी। 1983 में तब के जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पदयात्रा पर निकले थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी यात्रा पर निकले। 1990 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर निकले थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पदयात्रा पर निकली थी। 2003 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी पदयात्रा पर निकले थे। 2013 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पदयात्रा पर निकले थे और हाल के दिनों में राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले थे। और इन सभी यात्रा में मतलब इन सभी नेताओं में एक बात कॉमन ये रही थी कि यात्रा के बाद इनको सफलता मिली थी। भले ही वो सफलता शॉर्ट टर्म में नहीं मिली थी, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में उन राजनेताओं को फायदा हुआ था और हुआ है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा के जरिए बिहार की सियासत को बदल सकते हैं। बाकी उनकी यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात और, अगर आप राहुल गांधी की पदयात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।